साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि रतन टाटा ट्रस्ट ने ये आयोजन इस रूप में किया है और मुझसे ये अनुरोध किया है कि मैं इस विषय पर इस गोष्ठी की शुरुआत करूं। आप सब बहुत मेहनत करने वाली संस्थाओं में काम करते हैं। कहने को नॉन गवर्नमेंट है, पर दरअसल आप सरकार हैं। ये चीज़ मैं हमेशा ही अपने एनजीओ के दोस्तों को मजाक नहीं बल्कि गंभीरता से याद दिलाता हूँ कि आज देश में अधिकांश प्रांतीय सरकारें आप पर ही निर्भर हैं और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण मसला है कि हम इस तरह के विषय को जो शिक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत बुनियादी विषय है, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कि स्कूल जहाँ असफल हो रहे हैं या परेशान हैं वहाँ हम कुछ बेहतर करने के लिए या कुछ अलग ढंग से करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। ये एक अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा बहुत बड़े सवाल भी हमारे सामने हैं जो कि पूरी व्यवस्था को लेकर हैं। तो इस संदर्भ में आज सुबह की इस गोष्ठी में बोलने के लिए मुझे ये उपयुक्त लगा कि मैं आपको एक उन दायरों की चर्चा करूं जिन दायरों के भीतर एक स्कूल चलता है या संस्था चलती है। तो मैंने 4 दायरे इस सिलसिले में चुने हैं। सबसे बड़ा दायरा जो मैंने चुना है वो है संस्कृति का। उसके भीतर दूसरा दायरा मैंने चुना है बाजार का, और उसके अंदर तीसरा दायरा मैंने चुना है शिक्षा का, और इस सब के बीच में है संस्था। संस्कृति से शुरू करें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारा देश मूलतः ही नहीं मुख्यतः भी आज जिस रूप में हमारे सामने है एक मौखिक परंपरा वाला देश है। दैनिक जीवन में हम इसके अनुभव पाते हैं और साहित्य में, इतिहास में जिधर भी हम नज़र दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश की वाचिक संस्कृति एक परंपरा ही नहीं है, एक बुनावट भी है। बोला हुआ शब्द, सुना हुआ शब्द कई स्थितियों में आज भी कहीं ज़्यादा मायने रखता हुआ दिखलाई देता है बनिस्बत लिखे हुए या छपे हुए शब्द के। और बल्कि इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि दरअसल लिखा हुआ शब्द हमें बहुत ज़्यादा कारगर नहीं दिखाई देता। अगर एक बच्चे के दृष्टिकोण से देखें तो बचपन से ही उनको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो दरअसल बहुत गंभीर नहीं है। जैसे कई जगह लिखा रहता है यहाँ कूड़ा मत फेंकिए, और बच्चे देखते हैं कि वहीं कूड़ा पड़ा रहता है। यहाँ थूकना मना है, संदेश ही ये बताता है कि लिखने की नौबत आई है, तो जाहिर है कि कुछ समस्या है, और फिर भी लोग वहाँ थूकते हैं। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि जब भाषा एक तरह से कमज़ोर पड़ जाती है तभी व्यंग का जन्म होता है। साहित्य में ऐसा कहते भी हैं कि जब बात सीधे नहीं समझ में आती तो टेढ़े कही जाती है, पर जब टेढ़ी कही जाती है तब भी लिख के वो लगता है कि पहुँचती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, लोग करते हैं। उसके बाद फिर वक्रोक्ति या व्यंग की मदद से ऐसा संदेश लोग लिखते हैं कि देखो गधा पेशाब कर रहा है, और वहाँ पर भी एक आदमी दिखलाई देता है। तो जब बच्चों के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो हमारा जीवन, सामाजिक जीवन, चाहे आप बड़े शहर में हों चाहे छोटे शहर में हों, लगातार ही लिखे हुए शब्द का निषेध करता हुआ दिखाई देता है, एज इफ इट डजंट मैटर व्हाट्स रिटन ऑल देयर। जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादा गहरे स्तर पर जब होता है तो वो वाचिक या मौखिक माध्यम से ही होता है। और बड़े होने पर आप सबके अनुभव इतने हो चुके होंगे कि आपको मालूम होगा कि आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, लेकिन अंत में मिलकर ही बात पूरी होती है। और मामला ये सिर्फ सरकार का नहीं है, ये दैनिक जीवन का भी मामला है कि जब कहते भी लोग हैं मिल तो लें मिल लें, उससे आपकी एक साख बनती है, उससे हम देखते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं।
तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं साक्षरता की या पढ़ने लिखने की और इन सबको शिक्षा के संदर्भ में महत्व देने की बात करते हैं, तो शुरुआत से ही हमें इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक बल्कि सभ्यता के स्तर की एक न केवल चुनौती है बल्कि एक तरह की बहुत बड़ी एक कल्पना है, आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षा है हमारी कि हम एक साक्षर संस्कृति का विकास कर सकें। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आप कह सकते हैं कि ये मामला सिर्फ संक्रमण का नहीं है, जैसा कि कई बार कहते हैं भाई से ट्रांजिशन टू मॉडर्निटी या इंडिया इज मॉडर्नाइजिंग एंड देयरफॉर इट्स लिटरेसी इज ए मेजर गोल एट्सेट्रा। ये सिर्फ संक्रमण का नहीं है या ट्रांजिशन का ही मामला होता तो इतना आसान नहीं था। ये मामला दरअसल एक तरह की संक्रांति है, एक बहुत एक बड़ा परिवर्तन है जिसमें ताकत का मामला है, जातियों के बीच ताकत का बंटवारा इससे प्रभावित होने जा रहा है, जिससे वर्गों के बीच में ताकत का बंटवारा प्रभावित होने जा रहा है, आदमी और औरत के बीच ताकत का बंटवारा प्रभावित होने जा रहा है, बच्चे और बड़े के बीच ताकत का बंटवारा इस संक्रांति से प्रभावित होने जा रहा है। यानी कि और इन सब के लिए कोई बहुत मुझे विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत ही समाज के सबसे सक्रिय सदस्यों में से हैं, आपको अंदाज़ होगा कि इन बातों के पीछे कितने प्रमाण कितने आंकड़े देने की ज़रूरत है जो हमें बताते हैं कि साक्षर होकर हम आधुनिक व्यवस्था में जिस तरह ताकत का बंटवारा होता है उसमें ताकत के कुछ करीब पहुंच जाते हैं। और इसी आधार पर साक्षरता के संदर्भ में, कम से कम बड़ों की साक्षरता के संदर्भ में ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जिसको भी हम आधुनिक दुनिया कहते हैं, जिस भी अर्थ में कहते हैं, उसमें साक्षर बने बगैर या कि लिखित और पढ़े जाने वाले माध्यमों पर पूरा अधिकार किए बगैर आज की इस तथाकथित आधुनिक दुनिया में किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल कर सकना या ताकत के बंटवारे को चुनौती दे सकना संभव नहीं है। और इसीलिए इतना महत्वपूर्ण विषय है ये, जिसको हम लिटरेसी का, साक्षरता का, पढ़ने का, इस सब नामों से जानते हैं, जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो इसका महत्व कितना अधिक है, यही बात मैं इस पहले दायरे को रेखांकित करके आपके सामने लाना चाहता था कि एक बहुत बड़ा, हमारी पुरानी, हज़ारों साल पुरानी सभ्यता की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। इसलिए अगर इसमें कोई संस्था असफल हो रही है या सरकारें बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हैं, या आप भी जब निकलते हैं तो आप देखते हैं कि ये कितना कठिन काम है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों कठिन है। और अगर इस कठिनाई में एक ज़्यादा गहरा तकनीकी पहलू भी जोड़ दें तो फिर ये और भी कठिन नज़र आने लगता है, समझ में आने लगता है कि हाँ, चुनौती है क्या। ये जो मैंने आपसे जिक्र किया कि कूड़ा यहाँ मत फेंको या कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, इस तरह के संदेश क्यों विफल होते हैं, अगर आप इस पर विचार करें, और एक दार्शनिक दृष्टि से विचार करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अगर आप एक सामाजिक संदर्भ में विचार करें तो आप देखेंगे कि यहाँ विफलता कई स्तरों पर है। एक तो स्तर है कि ये संदेश जिसने लिखा है वो एक ताकतवर संस्था है, सरकार है, और उसके साथ हमारा वैसा रिश्ता नहीं है कि वो जो कहे हम इत्मीनान से मानते चलें। अगर ऐसा होता तो नागरिक शास्त्र इत्यादि की आवश्यकता ही ना होती। 100-125 साल से सरकार, जिसको भी अंग्रेज़ों के समय से अपनी जड़ें जमा रही है संस्कृति में, समाज में, लेकिन आज भी उसको देखकर एक तरह की दहशत, एक तरह का डर होता है। हमारे घर कोई सरकारी लिफाफा आता है जिस पे लिखा हो भारत शासन सेवार्थ, तो भले ही उसमें हमारे लिए कोई अच्छा संदेश हो, लेकिन खोलते समय थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं क्या मांग लिया गया है हमसे, किस तरह की चिट्ठी है, क्या है। सरकार के साथ ये जो एक दूरी का रिश्ता है समाज के अधिकांश वर्गों का और ज़्यादातर उपेक्षित वर्गों का, ये रिश्ता एक तनाव पैदा करता है ऐसे सभी संदेशों के प्रति जो कि लिखित रूप में, छपे रूप में मौजूद हैं। और इस दृष्टिकोण से जब हम उस जगह कूड़ा फेंकते हैं, उस जगह हम किसी को पेशाब करता हुआ देखते हैं जहाँ लिखा है कि ऐसा मत करो, तो उसमें एक क्षीण सा एक प्रतिरोध का आनंद भी निहित है, एक काइंड ऑफ ए प्लेजर ऑफ रेजिस्टेंस, कि सब लिखा रहता है, हम जो करना चाहते हैं करते हैं, हम मस्ती करते हैं, मतलब हमें कोई चला नहीं सकता, हमारा कोई संचालन नहीं कर सकता। ये एक एहसास ऐसी चीज़ों में होता है।
कई सूक्ष्म स्तरों पर ये प्रतिरोध हम अपने समाज में देखते हैं, बड़े वर्गों का सरकार के प्रति, छोटे लोगों का बड़े वर्गों के प्रति, और इस प्रतिरोध में ही बहुत सी रचनाशीलता, सृजनशीलता हमारे समाज की व्यक्त होती है, छिपी रहती है। इसलिए इसको भी एक ज़्यादा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ एक तकनीकी पहलू भी है यहाँ, कि चीज़ें जो लिखी हुई हैं दरअसल वो अपने अर्थ के साथ हम तक नहीं पहुँचती। आप इन आने वाले 1-2 महीनों में तमाम किस्म के फॉर्म भरने का मौसम आ रहा है। जैसे इस शहर में हज़ारों लाखों फॉर्म भरे जाएंगे कॉलेजों में एडमिशन के लिए, स्कूल वाले अभी समाप्ति हुए हैं। आप कभी ऐसी जगह खड़े होइए 10-15 मिनट जहां फॉर्म भरे जा रहे हैं। 18-19 साल के बहुत पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़े हुए लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ वहाँ मौजूद होते हैं, साथ में फॉर्म लिए रहते हैं, और एक एक कॉलम पर अपने पिता से या किसी और से पूछते चलते हैं कि यहाँ यही लिखना है। जैसे आप किसी को, अब तो मनी ऑर्डर ख़त्म हो गया, लेकिन मनी ऑर्डर जब भरा जाता था, अब तो खैर ईमेल से जाता है मनी ऑर्डर, फिर भी भरना तो पड़ता ही है, लेकिन जब वो पुराना किस्म का मनी ऑर्डर भरने को होता था तो बड़ा एक सीखने वाला, एक बड़ा रोचक दृश्य डाकखानों के बाहर होता था, जहाँ लिखा रहता है जैसे मनी ऑर्डर पर कि पाने वाले का नाम और पता। तो अक्सर झिझक के इंसान जो भरने वाला है वो पूछता था कि यहाँ किसका नाम लिखना है। पाने वाला मतलब, हालांकि पता है कि पाने वाला मतलब ये रुपए पाने वाला, ये रुपए जो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मन होता है कि एक बार पता लगा ही लें कि यहाँ किसका नाम लिखना है। भेजने वाले का मतलब क्या मैं हूँ, अपना नाम लिखना है। तो एक तरह की अचकचाहट सी लिखे हुए शब्द का अर्थ में रूपांतर करते हुए महसूस होती है। और अगर आप स्कूल से जुड़े हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं थोड़ा बाद में करूँगा, तब तो आप जानते ही हैं कि स्कूल दरअसल अक्षर और शब्द की, या शब्द और क्षमा कीजिए, शब्द और अर्थ की दूरी को पाटने में असमर्थ रहता है, वर्षों तक असमर्थ रहता है। कुछ एक लोगों के संदर्भ में पाट देता है, लेकिन बहुत मुश्किल से पाट पाता है। क्या कारण है इसका? क्या ये स्कूल की ही असमर्थता है और असफलता है, या इसकी भी कोई बहुत बड़ी जड़ें हैं कि अर्थ की व्याप्ति हमारे जगत में कहीं और है, और छपे हुए अक्षर की आकृति, छपे हुए शब्द की आकृति, वो वाक्य, उसका एक अपना स्थान है, उसका भूगोल ही कुछ अलग है, और उन दोनों के बीच में एक दूरी है। और वो दूरी तभी पटती है जब इंसान सामने खड़ा होकर समझाता है कि हाँ ऐसा करो, यहाँ ये लिख दो, वहाँ वो लिख दो, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। एक तरह की दिलासा सी हमको मिलती है कि कोई जीता जागता इंसान हमको ये बात कह रहा है। हिंदी के व्यंगकार हरिशंकर पारसाई के इस तरह के कई व्यंग हैं, उनमें से एक रेलवे स्टेशन की बेचैनी पर है कि गाड़ी आने वाली है, किस समय आने वाली है, छपा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे देश में, वो होता थोड़ी है, तो फिर भी हम पूछ लेते हैं चलो। तो पहले स्टेशन मास्टर से पूछते हैं, फिर कुली से पूछते हैं, फिर आसपास की यात्रियों से भी पूछ लेते हैं, कहते हैं कुली तो आखिरकार सरकार का ही है, तो वही कहेगा जो लिखा हुआ है। तो इसलिए यात्रियों से पूछना बेहतर है, क्योंकि वो हमारे हैं। उसके बाद फिर और भी चीज़ें उस लेख में वो आगे कहते हैं कि अच्छा किधर से आ रही है, वैसे तो पता है किधर से आ रही, सब लोग कह रहे हैं, पर कभी कभी उधर भी देख लेते हैं कि पता नहीं उधर से आ जाए, दूसरी तरफ से आ जाए। तो एक बेचैनी का भाव उस पूरे लेख में परसाई जी ने छपे हुए, लिखे हुए, टंगे हुए या चिपके हुए शब्द को लेकर व्यक्त किया है कि उस सब के प्रति हमारे मन में एक सहज, एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक शायद शंका होती है कि पता नहीं है कि नहीं है। जन्म से, बचपन से शब्दों को पढ़ते हुए, उनका उच्चारण करते हुए, एक जीवन काल में शायद हमारे लिए मुश्किल होता है समझना कि दरअसल हमारी सभ्यता में अक्षर की, शब्द की, ध्वनि की अपनी एक पवित्रता हजारों साल से मौजूद है, और वो अर्थ के बगैर अपना अर्थ रखती है। जैसे मंत्रोच्चार की परंपरा आपको अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो मंत्र में अर्थ प्रमुख नहीं है, उसका उच्चार ही प्रमुख है, और जो उस ढंग से करता है उसकी अपनी एक हैसियत होती है, सत्ता होती है। तो वाचिक संस्कृति में अक्षर की, शब्द की, ध्वनि का और बाद में चल के उसकी आकृति का महत्व अर्थ से अलग स्थापित हो चुका है। और बच्चे हमारे जिस संसार में जीते हैं वो संसार भले ही हम कह सकते हैं कि हाँ एक तरह का संक्रमण काल का संसार है, लेकिन उसमें अभी भी वाचिक शब्द की या वाचिक संस्कृति की ये विशेषताएं
अभी भी हावी हैं और महत्वपूर्ण हैं। कितने लोग हैं जो कि मरण के समय उच्चारित किए जाने वाले मंत्र या शादी के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों का अर्थ समझते हैं, या दिवाली, होली इत्यादि पर जिस तरह की पूजा होती है, बच्चे हमारे देखते हैं कि हम कुछ बुदबुदाते रहते हैं, एक पंडित आता है बुदबुदा के चला जाता है, हम भी दोहरा लेते हैं और किसी को पता नहीं होता। तो जाहिर है कि बच्चे के मन में ये एहसास होता है कि अर्थ के अलावा भी शब्दों की अपनी एक दुनिया है और वो दुनिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उस दुनिया को जानना या उस दुनिया का उच्चारण करना, उस दुनिया से जुड़ना बिना अर्थ के भी संभव है। इसलिए सार्थक ढंग से लिखे हुए शब्द को देख पाना, समझ पाना, ये सांस्कृतिक दृष्टि से फिलहाल हमारी विरासत नहीं है जो कि एक सहज किसी बच्चे को मिल सके। और इस दृष्टिकोण से उन देशों के साथ जिनसे हम तुलना करते हैं अपनी अक्सर, या जहाँ जा कर के हमें एहसास होता है कि वहाँ क्यों शिक्षा इस तरह से प्रभाव डाल पा रही है कि हर एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ पा रहा है, शिक्षक भी इतना ध्यान दे रहे हैं इस सब पर, हम जब वहाँ से लौटते हैं तो ये सहज ही हम अपने आप से पूछते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ क्यों नहीं है। और हमें लगता है अक्सर कि ये सरकार की कोताही है। सरकार तो हमेशा ही तैयार रहती है इस तरह के विचारों के लिए, और लगता भी है कि हाँ कोताही है, हमारे स्कूल जिस तरह चल रहे हैं वो ऐसे ही है। लेकिन इस संदर्भ में हमारा ध्यान इस पर जाना चाहिए कि वाचिक संस्कृति की दुनिया का हर एक सभ्यता के इतिहास में एक अलग अर्थ है, और पाश्चात्य संस्कृति के संदर्भ में भी उसका अर्थ था। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर समझ में आता है कि उसके धीरे धीरे पिघलने और उसके स्थान पर एक छपे हुए शब्द की साक्षर संस्कृति के विकास का एक बहुत भिन्न क्रम उन संस्कृतियों को जो हम पश्चिम की दुनिया में देखते हैं मिला है वो मौका। और इस दृष्टिकोण से हर एक संस्कृति को कुछ अलग ढंग से देखने की ज़रूरत है, इसके पहले कि हम समझें कि बच्चों में साक्षरता का क्या मायना हो सकता है, किस प्रकार उसको विकसित किया जा सकता है, और किस तरह उसके लिए एक ऐसी इस तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है कि वो साक्षरता सिर्फ अक्षर या शब्द या उनकी आकृतियों या उनकी ध्वनियों से ही न जुड़ती हो, बल्कि अर्थ का विस्तार करती हो और अर्थ से जुड़ी हुई जो तमाम अन्य शैक्षिक बातें हैं, विशेषताएं हैं, उनकी ओर बढ़ाती हो। इसकी 2 मिनट बाद आप देखेंगे जब हम लोग तीसरे दायरे में पहुंचेंगे तो ये विषय एक बार फिर से प्रासंगिक हो उठेगा। लेकिन आइए इस बीच में दूसरे दायरे पर विचार करें, बाजार का दायरा, जो कि आधुनिक समाज और संस्कृति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दायरा है। और खासकर जब हम बात कर रहे हैं बच्चों में पढ़ने की क्षमता विकसित करने की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायरा है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप पढ़ना किसी तरह सीख गए हैं और फिर सोचते हैं कि मैं पढ़ता रहूं या कि मैं साक्षर बना रहूं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ पढ़ते रहें। और जो पढ़ते रहना है वो निर्भर है इस बात पर कि उस तरह की सामग्री, उस तरह की चीज़ें बाज़ार में आ रही हैं कि नहीं। बाज़ार एक तरह का बड़ा जनतांत्रिक माध्यम है जिसके जरिए जगह जगह चीज़ें पहुंचती हैं। बाज़ार एक संस्था है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। मैं उस बाज़ारवाद की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल राह चलता, हर आदमी उसको एक लात लगाता चलता है। मैं बाज़ार की बात कर रहा हूँ एक बहुत सहज अर्थ में कि बाज़ार यानी चीज़ों का विनिमय। तो उस संदर्भ में पढ़ना, पढ़ते रहना और एक पाठक बनना, ये निर्भर है इस बात पर कि किसी समाज में किताबों की व्याप्ति कितनी है। बच्चों के संदर्भ में देखें तो इसका सीधे सीधे अर्थ है कि बाल साहित्य नाम की कोई चीज़ या कि बच्चों की किताबें, बच्चों के लायक किताबें किस हद तक बाज़ार में प्रवेश कर चुकी हैं। और यहां जब हम बाज़ार की बात कर रहे हैं तो बाज़ार के नियमों की बात कर रहे हैं दरअसल। और यहीं हमारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी होती है जिस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि बाल साहित्य, पढ़ने की सामग्री, इस सब के संदर्भ में बाज़ार का क्या अर्थ है। एक बड़ा मोटा सा अर्थ तो ये है कि अगर किताबों की उपलब्धता पर निर्भर है पढ़ते रहना और रुचिपूर्वक पढ़ना, इस तरह महसूस करना कि हाँ मेरे जीवन में किताबों का स्थान है, तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि किताबें उपलब्ध हों यानी मेरी या किसी भी व्यक्ति की खरीदने की क्षमता के दायरे में उपलब्ध हों, और जहाँ वो रहता है वहाँ पर उपलब्ध हों। और इसका आशय ये है कि किताबें इतनी मात्रा में छप रही हों, इतनी मात्रा में लिखी जा रही हों, उनका उत्पादन हो रहा हो कि वो बाज़ार के
दायरे में एक ऐसी कीमत पा सकें जो ऐसा हर एक व्यक्ति चुका सकता हो जो पढ़ना चाहता है। और अगर आपकी कल्पना एक ऐसे समाज की है जहां हर एक व्यक्ति साक्षर हो चुका हो और साक्षर होकर साक्षर बना रहने की उसमें इच्छा पैदा हो चुकी हो, यानी कि ऐसा समाज आपकी दृष्टि में अगर बनने जा रहा है या आप बनाना चाहते हैं जहां हर एक नागरिक पाठक होगा, चाहे वो आदमी होगा, औरत होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, लेकिन पाठक भी होगा, तो फिर आपको ऐसे बाजार की कल्पना करनी होगी जो इतने बड़े और विविध समाज में हर पाठक के पास किताब पहुंचाने की, और वो एक उपहार के रूप में नहीं, इस तरह पहुंचाने की कि वो व्यक्ति किताब चुन करके खरीद सके। एक ऐसे बाजार की भी आपको कल्पना ऐसे आदर्श समाज की रचना के सिलसिले में ही करनी होगी। जब इस दृष्टिकोण से आप इस पूरे विषय को देखते हैं तो हमारे सामने पिछले 50-60 सालों का इतिहास कुछ अलग ढंग से प्रकट होता है। इस समय देश की सबसे दो बड़ी संस्थाएं हैं जिनके बाल साहित्य पर हम सब लोग जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं हमेशा ही निर्भर रहते हैं। एक का नाम है चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, दूसरी का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। इन दोनों ही संस्थाओं के तीसरे शब्द पर विचार करें तो भारत में बाल साहित्य के बाजार की कहानी अपने आप खुल जाती है। ये दोनों ही ट्रस्ट हैं, यानी दोनों ही दरअसल बाजार में नहीं हैं, ये बाजार से थोड़ा सा हटके हैं। इस अर्थ में हटके हैं कि इनको मूल्यों की दृष्टि से कोई प्रतियोगिता में उलझने की ज़रूरत नहीं है। बाजार के संदर्भ में प्रतियोगिता का जिक्र करना आज की जलवायु में काफ़ी खतरनाक काम है। मैं सिर्फ इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बाजार का अर्थ ही होता है कि आप कोई चीज़ अगर बेचने के लिए निकले हैं तो 10 और लोग बेचने के लिए निकले हैं, उनके और आपके बीच में मूल्य को लेकर उस चीज़ की किस किस्म की चीज़ है, अच्छी है, बुरी है, इसको लेकर ज़रूर ही कोई ना कोई प्रतियोगिता होगी। बाजार का अर्थ ही यह है। तो उस सिलसिले में ये जो दो संस्थाएं हैं इनको किसी इस तरह की प्रतियोगिता की दरकार नहीं है। एक संस्था के पास एक बहुत बड़ी राशि है जो कि पंडित नेहरू से लेकर के बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसको दी है, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट। पंडित नेहरू उसके सबसे पहले दाताओं में से एक थे, और नेशनल बुक ट्रस्ट तो सीधे सीधे सरकार की संस्था है। तो ये दो संस्थाएं सस्ते दामों पर बच्चों की किताबें छाप सकती हैं। इनको ये स्वतंत्रता है एक तरह से, पर इस स्वतंत्रता का एक दूसरा अर्थ भी है। बहुत अच्छी बात है कि वो सस्ते दामों पे छाप सकती हैं, पर अगर आप बाजार की दृष्टि से देखें और उस कल्पना में अभी रहें कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर इंसान पाठक हो और जहां पर पाठक को किताबें मिलती हों, पहुंचती हों इत्यादि, हर एक जगह पहुंचती हों, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो इत्यादि, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो स्वतंत्रता है इन दो संस्थाओं को, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट को, यही स्वतंत्रता उनके रास्ते में एक बाधा भी है। जब कोई संस्था इतनी स्वतंत्र होती है कि उसको प्रतियोगिता नहीं करनी, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसकी किताबें बिक रही हैं कि नहीं, या कहीं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। जैसे आप इसी शहर में अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मृणाल मित्र की छुक छुक रेलगाड़ी बहुत अच्छी किताब है, इस वर्कशॉप में आप अगर बाहर से आएँ कम से कम उसको लेते जाइएगा, तो आप समझिए कि मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। किताब तो मुश्किल से वो 8-9 रुपए की है, लेकिन उसको खरीदते खरीदते आपके 100 रुपये ज़रूर खर्च हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें इस राष्ट्रीय राजधानी में भी 1-2 जगहों पर ही मिलती हैं। एक जो उनका सबसे बड़ा कार्यालय है, एक तो वहाँ जो कि काफ़ी दूर है, यहाँ से भी कितना दूर है मुझे अंदाज़ नहीं है, दूर से आशय वसंत कुंज में वो है, अब किसी बड़े राजमार्ग पे भी नहीं है, और अन्य स्थानों पर बहुत कम शीर्षक उनके दिखाई देते हैं। उनमें कोई ऐसी रुचि नहीं है जैसे कि टाटा या में हो कि भाई हमारा साबुन हर जगह पहुँचे, हमारा साबुन जो है वो कक्कड़ जो नुक्कड़ का स्टोर है हमारी विश्वविद्यालय में वहाँ भी मिले, ऐसी कोई रुचि नेशनल बुक ट्रस्ट में नहीं है। जिसको खरीदना होगा आएगा देखेगा। सरकारी संस्था होने के नाते उसमें ये चूंकि स्वतंत्रता है, इसलिए प्रतियोगिता में शामिल होने की भी इच्छा नहीं है। भले ही उनकी किताबें बहुत सस्ती हैं, लेकिन उनको बेचने की, पहुँचाने की कोई जल्दी नहीं है। पहुँच गई तो पहुँच गई, लोग अपने आप आएंगे, नहीं पहुँची तो नहीं पहुँची। और यही स्थिति चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की है कि आपको एक दायरे से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप उस दायरे में हैं तो शायद आपको वो किताब मिल जाएगी, और इसलिए सरकार के माध्यम से ही प्रायः, या आप जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही प्रायः बाल साहित्य पहुंच पाता है कहीं, और वो भी काफ़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। मैंने भी एक छोटा मोटा NGO चलाने का प्रयास किया था। मैंने देखा कि
हम ही लोग एकमात्र ऐसे रह गए थे झंडा बरदार कि हमारे शहर में हमें हमारे ही जरिए किताब पहुंचती है, वरना किसी और को फुर्सत नहीं है। हमारा शहर 400-500 साल से चल रहा है, अगले 400-500 साल चल सकता है बगैर कोई बाल साहित्य वहाँ बिके हुए। तो अगर ये छोटा सा NGO ना होता तो वहाँ कोई प्रकाशक, कोई पुस्तक विक्रेता बाल साहित्य नहीं बेचता। इससे थोड़ा सा अगर आप दाएं बाएं चलने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि पिछले 50 वर्षों में बाज़ार के दृष्टिकोण से बाल साहित्य के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध कम से कम 50, 60, 70 के दशक तक, यहाँ तक कि 80 के दशक तक ये बात रही कि बहुत सस्ते दामों पर सोवियत संघ में छपी हुई किताबें उपलब्ध रहती थीं। प्रगति प्रकाशन मॉस्को, सोवियत संघ स्वयं इस तरह के विचार का एक बहुत बड़ा प्रतीक था आज़ादी के बाद कि सस्ते दामों पर किताबें बिकनी चाहिए। और उनकी विदेश नीति के तहत ये संभव था कि खासकर मित्र राष्ट्रों में, अन्यथा तीसरी दुनिया के सामान्य देशों में उनकी बड़ी संख्या में किताबें बिकें। तो 50 के दशक से शुरू होकर बहुत सुंदर रंगीन किताबें, वो भी मोटे कागज़ पर छपी हुई, आर्ट पेपर पर छपी हुई, 1-1, 2-2 रुपए में, कोई 8 आने में आप उस ज़माने में ले सकते थे। और वो किताबें 70 के दशक तक बिकती रहीं। अगर आप किसी हिंदी के प्रकाशक से बात करें कि भाई आपने इस क्षेत्र में प्रवेश क्यों नहीं किया, तो आपको बड़ी आसानी से वो ये समझाएगा, अगर वो आज कोई 60-70 साल का आदमी है, कि अब ये संभव ही नहीं था कि हम उन किताबों से प्रतियोगिता कर सकें। क्योंकि अगर हम वैसी किताबें छापते तो हमारी किताब पड़ती 50 रुपए की और उनकी किताब है 5 रुपए की या 2 रुपए की, तो हम कर ही नहीं सकते उस तरह की प्रतियोगिता। तो 30-40 साल तो ऐसा लगा जैसे कि भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिल गई हो, लेकिन हमें प्रगति प्रकाशन मॉस्को से स्वतंत्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों की किताबें पहुँच रही हैं, ठीक है, लेकिन वो तो जब भगवान की कह लीजिए मर्जी हुई या इस तरह की संस्थाएं धीरे धीरे अपने आप ही विखंडित होने लगीं, सोवियत संघ का विगलन शुरू हो गया। 80 के दशक तक आते आते इतना पैसा ही नहीं बचा वहाँ कि वो हिंदी में कुछ पैसा निवेश कर सकें, तो एकाएक वो किताबें हट गईं। और अब लगा कि अरे अब हमारे बच्चों का क्या होगा। बहुत सी किताबें, उन दिनों मुझे याद है जब गोर्बाचोव ने सोवियत संघ को एक अंत में तोड़ डाला, तो बहुत से लोग उन किताबों को ढूंढते हुए दिल्ली शहर में घूमते थे कि एक प्रति हम रख लें अपने पास। कुछ अपने बचपन की भी याद थी, कुछ किताब भी इतनी सुंदर थी कि अब ये कभी नहीं मिलेगी। और ये सच है कि वो किताबें अब फिर कभी नहीं मिलेंगी। बहुत सी किताबें जो मेरी पीढ़ी के लोगों ने बचपन में पढ़ी, वो तो अब हम लोगों को सपनों में ही याद आती हैं। हाँ, गधा नहीं है वह लड़का है, बीतिया उसका नाम है, बात करो कितनी ही धीमी सुनता लंबे कान है। इस तरह की कविताएं हमको उन किताबों से याद करने को, जो हम लोग बच्चे थे, तो मिलती थीं। और तरह तरह की उसमें पहेलियाँ, चीज़ें तमाम होती थीं। अभी भी मैं देखता हूँ कई बार एकलव्य के हमारे साथी या अन्य लोग उन किताबों में से कुछ कुछ लेके छोटा छोटा छापते रहते हैं। इस समय जो नई पाठ्य पुस्तकें छपी हैं उनमें से भी कुछ बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कार्टून कथाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें अभी भी निकल रही हैं। लेकिन अगर आप बाजार की दृष्टि से सोच रहे हैं तो आपको इस इतिहास को एक नए सिरे से देखना होगा कि एक काफ़ी बड़ी समस्या है कि हमारे जैसे देश में अगर बाल साहित्य का ऐसा बाजार विकसित होना है जहाँ पर जो प्रकाशक है बाल साहित्य का, उसको ये ज़रूरत हो कि वो हर बच्चे तक पहुँचे, तो ऐसे बाल साहित्य के विकास में या ऐसे बाजार के विकास में एक सीमा से अधिक सरकार मदद नहीं कर सकती। मेरे कार्यकाल में एनसीईआरटी में ये बहस लगातार चली कि हम कितना कम मूल्य रख सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्था के पास उस तरह की सुविधा नहीं थी कि हम पूरी तरह से मूल्य एकदम घटा दें। और ख़ासकर इस दशक में कई संस्थाओं के सामने ये संभव नहीं रह गया है। तो ये कई बार प्रश्न उठता था कि हम ऐसी कीमत किस तरह रखें कि जो बहुत ज़्यादा भी ना हो और जो सरकारी नियमों के अंतर्गत संभव हो। प्रकाशन विभाग के सामने इस तरह के सवाल आज पैदा हो रहे हैं और ये सवाल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बाज़ार अब हमारे बीच में एक ऐसा मूल्य बन चुका है, बन के उभर रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम सरकार पे निर्भर नहीं रह सकते। इस समय जो संस्थाएं बाज़ार का विकास कर रही हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ 2 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं शायद, एक तो तूलिका और एक एकलव्य, जो कि बड़े पैमाने पर बाल साहित्य छाप के एक बाज़ार का विकास कर रही हैं, एक स्वस्थ बाज़ार का विकास, जो कि शोषण पर आधारित ना हो, लेकिन जो कीमतों की दृष्टि से प्रतियोगी हो और जिसके भीतर बहुत सी संभावना इस बात की हो कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बहुत सस्ती बेचेंगे क्योंकि वो बड़ी महत्वपूर्ण है, हर तक पहुंचनी चाहिए। कुछ हम थोड़ी बहुत ज़्यादा कीमत रखेंगे,
लोगों को लगे कि हाँ इसको हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम कुछ पैसा खर्च करें, तो पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति का भी हम विकास करेंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बाल साहित्य की दृष्टि से या साक्षरता के विकास की दृष्टि से, कि हम कीमत को या खर्चने को एक प्रकार का उद्देश्य बनाएं लोगों के जीवन में, कि हाँ हम अगर गहना खरीद सकते हैं, हम अगर टेलीविज़न खरीद सकते हैं, सीडी खरीद सकते हैं, तो इसके बीच में कहीं किताब की भी जगह बने। ये किताब की जगह तभी बनेगी जब हम बाजार के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र पर विचार करेंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे इस समय प्रथम, रूम टू रीड, जिनको आमंत्रित किया गया है इस गोष्ठी में, जब वो बहुत बड़े पैमाने पर किताबें छापने की सोचते हैं और छाप करके पहुंचाते भी हैं, तो उनके सामने ये सवाल ज़रूर खड़ा होना चाहिए कि क्या वो एक स्थायी बाजार का विकास कर रहे हैं, या वो एक तरह का छोटा कुछ समय का वसंत ला रहे हैं, जिसमें जो हमेशा नहीं चल सकता। और दूसरी चीज़ इसके साथ ही जुड़ी हुई है कि किस किस्म की किताबें हम बाजार में ला सकते हैं बाजार की नियमों के तहत। जैसे मेरा संबंध है कुछ तुलिका नाम की संस्था से, और उनकी बातचीत से काफ़ी साफ समझ में आता है कि अगर विशुद्ध व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सस्ते दाम पर कोई अच्छी बच्चों की किताब लाना संभव नहीं है। वो किताब 80 रुपये की, 100 रुपये की हो ही जाएगी अगर हमने अपने कलाकार को पैसा दिया है, अगर हमने ठीक कागज़ का इस्तेमाल किया है, हमने लेआउट डिज़ाइनर के लिए भी कुछ पैसा रखा है। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जब हम एक अच्छी कीमत उस पर ले सकें और संस्था भी उस बहाने चल सके। ये तमाम चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जिसको हम बच्चों की साक्षरता कह रहे हैं, बच्चों में पढ़ने की इच्छा का विकास कह रहे हैं, वो इन छोटी छोटी अदृश्य चीज़ों पर निर्भर है। अदृश्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भूमिकाएं, किसी किताब को जब आप देखते हैं तो एक जानकार के लिए ही वो भूमिकाएं उपलब्ध होती हैं, वरना किसी को समझ में नहीं आता। जैसे किसी माता पिता से पूछें कि भाई इस किताब का लेआउट आपको कैसा लगा, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि लेआउट क्या होता है, या एक लेआउट का एक आदमी होता है कि संस्था में, डिज़ाइनर क्या होता है, इलस्ट्रेटर क्या होता है, इलस्ट्रेटर के भीतर क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। ये तमाम ऐसे हुनर, ऐसे कौशल हैं जो कि बाजार का विकास होने के साथ साथ ही धीरे धीरे एक अपनी सूक्ष्मता हासिल करते हैं। जब हम पश्चिमी देशों से अपनी तुलना करते हैं या वहाँ से बहुत सी किताबें आती हुई देखते हैं, जोरबाग में या खान मार्केट में, ऐसी जगहों पर, कनॉट प्लेस में देखते हैं कि बहुत सुंदर किताबें छपी हुई हैं और बिक रही हैं, और उनकी कीमतें हम देखते हैं किसी की 5 पाउंड है, किसी की 10 पाउंड है। तो हमारे सामने ये पूरा दृश्य खुलता नहीं है कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छी किताब हम कोई लिखते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा चित्रकार भी मिले, तो समाज में ये संभव होना चाहिए एक आदमी के लिए कि वो बच्चों की किताबों के लिए चित्र बनाकर अपनी आजीविका कमा सके, और आजीविका भी इस तरह से कमा सके कि वो लगातार संघर्ष ही ना करता रहे। यही स्थिति लेखक की है। जैसे कि आप अगर देखें कि चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट जैसी संस्था भी अभी तक लेखक को ना कॉपीराइट देती है ना रॉयल्टी देती है, और हिंदी में तो अधिकांश प्रकाशकों की यही स्थिति है कि अगर कोई युवा व्यक्ति एक लेखक के रूप में बाल साहित्य में ही रहना चाहता है तो उसके लिए बाजार आज का बहुत ही एक विषम बाजार है। उसका कोई अर्थ ही नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं। वो एक प्रकार से कुछ ही दिनों में उसको प्रेमचंद और निराला की याद आने लगेगी कि जैसे वो भूखों मरे थे वैसा ही मेरा जीवन होने जा रहा है। तो अंत में उसको एक कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा कि ये एक पार्ट टाइम का किस्म का काम हो सकता है, इसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं ले सकता। चित्रकारों की स्थिति और भी ज़्यादा बुरी है कि बाल साहित्य के लिए चित्र बनाकर कोई व्यक्ति गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए जब हम देखते हैं कि आज अच्छी से अच्छी ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या छोटी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा छपी हुई पुस्तकों में चित्र बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते हैं, या भौंडे दिखाई देते हैं, या कैलेंडरों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, या इंटरनेट और टेलीविज़न पर जो इमेजेस आती हैं उनसे मिलते जुलते दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि कोई बहुत मौलिकता नहीं दिखाई देती। तो केवल चित्रकारों को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि दरअसल बाजार का इतना विकास ही नहीं हो पाया है कि इस किस्म का कौशल विकसित करने का अरमान किसी युवा में पैदा हो और वो 40-50 की उम्र तक आते आते एक सिद्धहस्त बढ़िया चित्रकार बन जाए। सरकारी संस्थाएं किसी हद तक ही इस कमी को दूर कर सकती हैं, जहाँ पर कि एक व्यक्ति हमेशा के लिए नियुक्त हो जाता है कि तुम बैठ के चित्र बनाओ, और चित्र बनाता रहता है। वो 1-2 व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, और आप इन सभी संस्थाओं में जाइए तो आपको 2-2, 4-4 नाम इस तरह के मिल जाएंगे कि उनकी वजह से वो चित्र बहुत अच्छे बने। जैसे कि शंकर की
जो कहानियाँ होती थी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट में, उनके चित्र पुलक विश्वास बनाते थे और वो स्थायी रूप से बनाते थे, वही बनाते थे। जगदीश जोशी वहाँ के चित्रकार थे, उनका जीवन उसी में निकल गया। लेकिन इस तरह से बाल साहित्य का बाजार विकसित नहीं हो सकता। इसी तरह का मामला और भी अगर सूक्ष्म कौशलों की ओर इशारा करते हुए निकल जाएं तो इसी तरह का मामला संपादन का है। अधिकांश लोग संपादन को कोई महत्व नहीं देते। देश में जितने बड़े बड़े प्रांतों में पाठ्य पुस्तक निगम बने हुए हैं, कुछ कुछ बाल साहित्य भी छापते हैं, उनमें संपादक का पद ही नहीं है। और वो लोग जब एनसीईआरटी आते थे तो वहाँ बैठा हुआ मैं देखता था कि वो बड़े एक तरह से कुछ हैरान होते थे, जिसको कहते हैं ना, मुदित होते थे। फिर इस संस्था में 16 पद हैं संपादकों के, हालांकि उनको पता नहीं था कि 11 खाली पड़े हैं, बाकी से हमारा काम चल रहा है। कितनी मुश्किल से काम चल रहा है। लेकिन ये कि वहाँ पद थे कम से कम, किसी युग में वो तैयार कर दिए गए, लेकिन उनके लिए उपयुक्त व्यक्ति का ढूंढना बहुत मुश्किल था। ये जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं आज बड़ी मात्रा में प्रकाशन कर रही हैं, उनको हमें इस तरह से आश्वस्त करना होगा। जैसे प्रथम के साथ मेरी एक बड़ी लंबी बातचीत हुई थी कि अगर आप सचमुच किताबों का पेशा विकसित करना चाहते हैं तो आपको इन तमाम किस्म की चीज़ों में ध्यान देना होगा, और उसके बाद फिर आपको तय करना होगा कि हमारी किताबें किस कीमत पर आम लोगों को मिलेंगी। राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चाहे इस किस्म की जो और संस्थाएं आज काम कर रही हैं जो कि किसी हद तक इसमें निवेश करना चाहती हैं, उनके साथ भी इस तरह का रिश्ता बनाने की ज़रूरत होगी। और रतन टाटा ट्रस्ट जो कि अपने पोर्टफोलियो में इस विचार को शामिल कर चुका है कि हमको बाल साहित्य में अच्छे चित्रकार विकसित करने हैं, और उसके लिए कहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी, कहाँ वो काम करेंगे, ये तमाम चीज़ें भी ट्रस्ट को सोचनी है। और बड़े ये गंभीर सवाल हैं। जैसे कि अब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन वहाँ अलग से बाल साहित्य में चित्र बनाने के लिए कोई कोर्स नहीं है। जब आप ढूंढने निकलते हैं चित्रकारों को तो आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो वैसे अपने कुछ और चित्र बनाते हैं, लेकिन आप चूँकि आपके मित्र हैं, सहेली हैं आपकी, चलो भाई तुम्हारे लिए बना देते हैं कुछ, तो आपका काम चल जाता है। आप सोचते हैं हाँ मेरी किताब निकल गई। पर बाजार का विकास इस दृष्टिकोण से नहीं होगा। और इस पूरे दायरे में मैं कहना आपसे यही चाहता था कि ये मसला एक ज़्यादा बड़ा आर्थिक संबंधों का मसला है, और इसकी अगर दूरगामी आप दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि हर बच्चे के हाथ में किताबें पहुंचेंगी, और एक किताब नहीं, किताबें पहुंचती रहेंगी, और अगर उसने 4-5 साल की उम्र में पढ़ना सीख लिया है तो 16-17 साल की उम्र तक उसके पास लगातार किताबें पहुंचती रहेंगी, जो पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी, रोचक किताबें होंगी, उनको पढ़ने की उसमें इच्छा होगी। तो आप समझिए कि आप बात कर रहे हैं लाखों किताबों की, सैकड़ों प्रकाशकों की, और शायद हजारों लेखकों और चित्रकारों की। इतनी बड़ी संख्या में हमको ऐसी संस्थाओं का विकास करना होगा जिन संस्थाओं से ऐसे लोग निकल सकें जो कि इस तरह के कौशलों को पेशेवर रूप में अपनाते हों। तो इस तरह की एक छोटी मोटी शुरुआत इधर के वर्षों में हुई है। मुझे मालूम है कि एकलव्य ने टाटा ट्रस्ट के सहयोग से ऐसी एक संगोष्ठी आयोजित की थी। केरल सरकार ने भी एक संस्था खोली है इस तरह के विषयों पर विचार करने के लिए, जो इस महीने ही मिल रही है। लेकिन ये एक दूरगामी मसला है और इसमें हम सब लोगों को ऐसी संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए, उनसे सीखना भी चाहिए कि वो आज इस मुद्दे पर कहाँ हैं। आइए अब तीसरे और चौथे दायरे में चलें, क्योंकि फिर ये समय बहुत हो रहा है। तीसरा दायरा है शिक्षा का। किसी समाज में शिक्षा किन उद्देश्यों के लिए काम करती है, लोग शिक्षा से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, ये मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर हम बच्चों में पढ़ने की क्षमता को एक स्थायी महत्व देना चाहते हैं। क्या पढ़ने की क्षमता और इससे जुड़ी हुई अन्य अभिवृत्तियां या वृत्तियां, क्या ये शिक्षा की आम संकल्पना में शामिल हो पाई हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि हम एक शिक्षित इंसान से, शिक्षित व्यक्ति से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। हमसे आशा यहाँ इस कमरे में मौजूद सोचने समझने वाले 24 घंटे शिक्षा पर ही विचार करने वाले लोगों से नहीं है, आम लोगों से विचार है कि आम समाज में शिक्षा से क्या अपेक्षाएं लोगों की हैं। क्या उनमें उन अपेक्षाओं में ये अपेक्षा शामिल है कि जो व्यक्ति शिक्षा में कुछ साल बिताए, शिक्षा के दायरे में कुछ साल बिताए, वो व्यक्ति फिर हमेशा के लिए किताबों का दीवाना हो जाए? तो हम पाते हैं कि इसका उत्तर स्पष्ट ही उत्तर है नहीं में। अगर वो ऐसा होता तो जाहिर है कि किताबों का मार्केट बहुत बड़ा होता, और ये बाजार संबंधी समस्याएं जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी, संस्कृति संबंधी जो मैंने बातें रखी, वो होती ही नहीं अगर शिक्षा के संदर्भ में ये बात मानी हुई होती
कि एक शिक्षित व्यक्ति से ये अपेक्षा होती है कि वो किताबें पढ़ता रहे और फिर किताबें पढ़ने की उसमें अपने आप इच्छा होती रहे और किताबों पर चर्चाओं का एक संसार शिक्षा बनाए, तो ये सारी समस्याएं किसी हद तक पैदा ही नहीं होती। एक छोटी सी वास्तविक कहानी से आप मेरा आशय समझ लेंगे। मेरे कई जो व्यापारी मित्र हैं उनमें से एक ने एक बार मुझसे ये कहा कि मेरा लड़का एकदम बीए में पहुंच गया है लेकिन पढ़ता कुछ नहीं है, बस जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ता है। तो आप कुछ उसके लिए कुछ ऐसे किताबें कुछ सुझाइए जो कि उसकी उम्र का लड़का पढ़ना चाहता हो। तो मैंने कुछ उपन्यास 10-12 उपन्यासों के नाम दिए, कुछ कहानी संग्रहों के नाम दिए। मैंने कहा ये सब खरीदिए। बहुत अच्छा, उन्होंने तय किया कि हम खरीद लेंगे। वो मुझे करीब साल भर बाद दोबारा जब मिले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, पढ़ने लगा? तो बोले नहीं, उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हमने कहा क्यों, ऐसा कैसे? तो बताइए आपने क्या किया। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। बोले मैंने उसके लिए एक किताब खरीदी थी, देखा 2-3 महीने पढ़ी रही, उसने वो पढ़ी ही नहीं। तो मैंने सोचा जब एक नहीं पढ़ी तो मैं दूसरी क्यों लाऊं। तो एक बड़ा मोटा सा सवाल है कि जो व्यक्ति किताबों की दुनिया से नहीं जुड़ा है वो वास्तव में यही सोचता है कि किताब का मतलब होता है कि अगर किताब आपको दी तो आप शाम तक पढ़ लीजिए। यानी किताबों का हमारा एक संसार है, उसमें मैं जब कभी घुसता हूँ, कभी निकलता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ, कभी पढ़ता हूँ। ये स्थिति शिक्षा से हमारी अपेक्षाओं की नहीं है। हम करोड़ों की मात्रा में ऐसे शिक्षित लोग देखते हैं जिनका दरअसल पढ़ने से संबंध तभी तक रहता है जब तक वो विद्यार्थी होते हैं, बल्कि पढ़ने के बाद यानी विद्यार्थी रहने के बाद भी अगर वो पढ़ते हुए मिलते हैं तो लोग बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं कि आप तो कोई इम्तहान दे नहीं रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं इतना। बल्कि पढ़ने का संबंध खराब आंखों से जोड़ दिया जाता है, या कि आप दोस्ती यारी में विश्वास नहीं करते, आप सामाजिक नहीं रह गए हैं, आप आते वाते नहीं हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये सब चिंता के विषय मान लिए जाते हैं। ये भी एक वाचिक संस्कृति का एक लक्षण है, क्योंकि ध्यान रखिए पढ़ना अंततः एक एकांत को जन्म देता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप अकेले होते हैं और इसके लिए एक लंबी एक कह लीजिए कि लोकतंत्र की, व्यक्तिगत मूल्यों की, एक व्यक्ति की जगह की, ये तमाम संघर्ष इससे जुड़े हुए हैं। और जब हम उन देशों की कल्पना करते हैं, उनकी बात करते हैं, वहाँ से होके आते हैं जिन देशों में इस तरह की हम पढ़ने की संस्कृति देखते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं अक्सर कि पढ़ने का एकांत वहाँ एक स्वीकृत मूल्य है। और एक हद तक, जिस हद तक हमारे संविधान में व्यक्ति के कुछ अधिकार या मूल्य रखे गए हैं, उनमें एकांत एक महत्वपूर्ण मूल्य है। हालांकि उसको एक कोई अलग से लिख के नहीं समझाया गया है, पर वो एक मूल्य है कि हाँ, हर व्यक्ति की अपनी एक स्पेस होगी। ये एक अलग मसला है कि हमारे पास हम ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ अलग कोई जगह होना बड़ा मुश्किल है, जहाँ पर आप एकांत में पढ़ सकें। और अभी संस्था की बात हम 2 मिनट में करेंगे। हमारे स्कूलों में भी ये स्थिति बड़ी मुश्किल होती है कि हम कोई ऐसी जगह बना सकें जहाँ पर कोई बच्चा शांतिपूर्वक कुछ देर पढ़ सके। यहाँ तक कि ये स्थिति कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़ी मुश्किल से दिखलाई देती है। तो शिक्षा से हमारी ये अपेक्षा कि शिक्षित व्यक्ति अपनी दुनिया में खो जाए, किताबें इस हद तक पढ़ता हो या किताबों से रस लेता हो, किताबों के जरिए वो विचारों के संसार में प्रवेश करे, ये तमाम चीज़ें तो बहुत ही दूर की कौड़ी हो जाती हैं। ये जो आखिरी वाली बात मैंने आपसे कही, इस पर अगर आप विचार करें तो आप ये दोबारा आप वहीं लौट आएंगे कि जहाँ शब्द और अर्थ का संबंध जुड़ता है, वहाँ विचार की दृष्टि से हम किताबों को एक माध्यम मानने लगते हैं। अगर ये संस्कृति नहीं दे रही, बाजार किताबें उपलब्ध भी नहीं करवा रहा, और शिक्षा के संदर्भ में ये एक अपेक्षा भी नहीं है कि हम वैचारिक रूप से जीवित रहने के लिए किताब को एक साधन माने, तो आप मान के चलिए कि किताब की ज़रूरत किसी को महसूस नहीं होगी। वैचारिक रूप से जीवित रहने के लिए महफिलों में आता रहना ज़रूरी है कि आप गोष्ठियों में आते रहें, लोगों की बातें सुनते रहें, और विचार के जो अन्य माध्यम हैं उनसे भी अगर आप प्रतियोगिता देखें तो हम फिर देखते हैं कि शिक्षित व्यक्ति से ये अपेक्षा आज के इन माध्यमों में भी कहीं कोई तरजीह नहीं पाती। जैसे कि अगर आप विचार की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि बहुत है, किताब का संदर्भ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम शिक्षा के संदर्भ में जब शिक्षा की संकल्पना करते हैं, या एक शिक्षित व्यक्ति कैसा होगा, वो कैसे समाज में रहेगा, आशय है मनोरंजन से भी है, एकांत में रह सकने से भी है, अपने एकांत में अपने को पहचानने से भी है, और वैचारिक रूप से दुनिया से जुड़ने से भी है।
और उन तमाम संघर्षों में भाग लेने से भी है जो कि वैचारिक दुनिया के जरिए समाज में चलते हैं, उसको बदलने की कल्पना करते हैं इत्यादि हैं। ये सभी चीज़ें तब किताब की संस्कृति में प्रवेश कर जाएंगी। फिलहाल शिक्षा से हमारी लोकप्रिय अर्थ में ये अपेक्षाएं नहीं हैं, और इसलिए एक बड़ी समस्या पैदा होती है कि हम स्कूल के जरिए पढ़ना लिखना तो सीख जाते हैं, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व का या कि हमारे सामाजिक व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाता। और ये मामला सिर्फ स्कूल की असफलता का नहीं है, इसीलिए मैंने इतनी लंबी भूमिका देने के बाद अब चौथे दायरे में प्रवेश करने का मन बनाया है। वो चौथा दायरा है संस्था का, जहाँ रह के उन तमाम सपनों पर, उन अरमानों पर हम लोग काम करते हैं, विचार करते हैं कि कैसे उनको पूरा किया जाए। स्कूल नाम की संस्था या उससे जुड़ी हुई अन्य संस्थाएं। एनसीईआरटी के दिनों में मुझे एक बहुत विशेष एक परियोजना पर काम करने का मौका मिला, और उस परियोजना के जरिए मुझे समझने का मौका मिला कि एक स्कूल किस तरह इस मुद्दे पर विचार करता होगा या नहीं करता होगा। क्योंकि एनसीईआरटी भी एक स्कूल की ही एक, आप कह सकते हैं, शाखा है। अगर आप मेरे साथ एक दिन बिताते उन दिनों, तो आप कहते हैं कि हाँ, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जैसा ही मेरा जीवन था। और अच्छी बात है, हम लोग स्कूल से इतना जुड़े हुए थे। फ़र्क इतना ही था कि हमारा मतलब कुछ कमरे ठीक ठाक दिखते थे, वरना कार्य करने का जो हमारा अंदाज था वो एक स्कूल के जीवन की याद दिलाता था। इसलिए ये जो परियोजना जिस पर मैंने काम किया, उससे मैंने बहुत सीखा कि स्कूल में किस तरह विचार होता होगा इस तरह की बात पर। ये वो परियोजना है जिससे हमारी सहयोगी मंजुला जी आज आई हैं, और इनके नेतृत्व में ही ये परियोजना शुरू हुई थी, जिसका नाम था रीडिंग सेल, जिसका विचार ये था कि पढ़ने को एक विषय जैसा महत्व दिया जाएगा। जब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्वीकृत हुआ, तो उसके बाद से ही ये विचार चला कि इस समय जो स्कूल की पूरी दैनंदिनी है, उसमें पढ़ने के लिए कैसे जगह निकाली जाए। क्योंकि उसमें जो अध्याय था विषयों के बारे में, वहाँ पर एक बाकायदे एक बहुत लंबा हिस्सा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो कि रीडिंग के बारे में है। तो अब रीडिंग के लिए किसी स्कूल में जाइए कि आपके यहाँ रीडिंग की कोई घंटी होती है, तो वो आपकी तरफ देखने लगेंगे कि यहाँ तो घंटी भी नहीं बजती, आप रीडिंग की बात कर रहे हैं। वो कहेंगे कि हाँ, हम थोड़ा बहुत अगर कहीं पढ़ते हैं तो वो हिंदी की घंटी में पढ़ते हैं या कि अंग्रेज़ी की पीरियड में पढ़ते हैं। तो एक अजीब सी बात उनको लगेगी कि आप रीडिंग इस तरह बोल रहे हैं जैसे कोई विषय हो। अगर आप उन देशों में जाएं जिनकी कल्पना करते करते हम लोग तमाम ये चीज़ें करते रहते हैं, और उन देशों से ही बहुत सा अनुदान हमारी अपनी संस्थाओं में आ रहा है, तो इसलिए उनकी विचार करना बड़ा ज़रूरी है कि ब्रिटेन के एक स्कूल में या अमेरिका के एक स्कूल में, रूस के एक स्कूल में क्या होता है। तो अगर आप उनके प्राइमरी स्कूल के टाइम टेबल पर विचार करें, तो आप अनिवार्य रूप से पाएंगे कि उसमें रीडिंग के लिए अलग से जगह होगी। तो हम लोगों ने जब इस पर विचार किया कि हम क्या एनसीईआरटी ऐसा कुछ सोच सकती है कि वो स्कूलों को प्रोत्साहित करे कि रीडिंग नाम की चीज़ के लिए कुछ समय हो, कुछ जगह हो। तो उस सिलसिले में ये रीडिंग सेल बना, और सर्व शिक्षा अभियान ने इसको तय किया कि हम इसको पैसा देंगे। तो इस सिलसिले में हम लोग आगे बढ़े, और हम लोगों के सामने कई नई चुनौतियां पैदा हुई। सबसे पहली चुनौती यही थी कि इस सेल को क्या हम हिंदी में कुछ पुकार सकते हैं? क्या रीडिंग सेल को हिंदी में कह सकते हैं? तो ये रीडिंग क्या है? मुझे उस दिन की बहस याद है जिसमें आप सब लोग मौजूद थे, हमारे बहुत से साथी आए हुए थे कि सर रीडिंग के लिए क्या हिंदी में शब्द होगा। तो बड़ा रोचक ये प्रसंग था, और अपने आप में एक शोध का विषय है, क्योंकि हम जिस शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं, पढ़ना, उसका फल होता है पढ़ाई। और अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो उसका अर्थ दरअसल सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका अर्थ है मेहनत करना, उसका अर्थ है कुछ बनना। हाँ, आजकल कुछ पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। कैसी पढ़ाई चल रही है आजकल? ये तमाम जो जुमले हैं वो दिखाते हैं कि दरअसल पढ़ना सिर्फ रीडिंग नहीं है। एनसीईआरटी में चलन था कि हर चीज़ का नाम थोड़ा सा गुरु गंभीर होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको कोई पढ़ने का कमरा तो कह नहीं सकते थे, रूम टू रीड की तरह से। तो हम लोगों को अंत में तय करना पड़ा कि क्या भाई ये पठन प्रकोष्ठ होगा। रीडिंग सेल का नाम जब हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के जरिए वार्षिक प्रतिवेदन में आया, तो उसका नाम यही बना, पठन प्रकोष्ठ, जिसको सुन के ही कोई भाग जाए कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ काम हो रहा है कि हमें दूर ही रहना चाहिए। तो हम लोगों के सामने बड़ा सवाल था कि ये जो पठन शब्द है ये क्या है, क्या इसका संबंध है कहीं दूर दराज में पढ़ने से? हम लोग इसको तय नहीं कर पाए।
हमने देखा कि ये सब चीज़ें एक सांस्कृतिक समस्या की ओर इशारा कराती थीं कि हमारी भाषा में दरअसल पढ़ने को आनंद का स्रोत बनाने की, मज़ा लेने के लिए पढ़ना, मनोरंजन के लिए पढ़ना, विचारों के लिए पढ़ना, उन सब चीज़ों से जोड़ने का कोई इंतज़ाम हमारी ज़ुबान में अभी नहीं हुआ था। और ज़ुबान में इंतज़ाम तभी होता है जब वो किसी स्तर पर जीवन में होने लगता है। तो हम लोगों को लगा कि हमें रीडिंग सेल को रीडिंग सेल ही कहते रहना पड़ेगा, भले ही हमारी रिपोर्ट में उसका जो नाम हो। हम लोग ये सोचते रहे कि क्या कोई नारा हम बना सकते हैं जिससे हमारी बात समझ में आए लोगों को। तो इस मामले में हम लोगों को ज़्यादा सफलता मिली। हालांकि नारा ऐसा नहीं है कि जो आप कोई किसी का टेस्ट ले सकें कि भाई बताइए आपको कोई प्राइज़ मिलेगा कि क्या नारा था रीडिंग सेल का। लेकिन एक अच्छा नारा हमारी एक सहयोगी ने अंत में 50-60 नारों में से चुना, और वो नारा था पढ़ना है समझना, जो कि हम लोगों ने अपने लेटर हेड पर छाप के थोड़ा सा कम से कम खुश तो हो लिए कि ये चीज़ हम लोग देश में फैलाने जा रहे हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, साक्षर होना नहीं है। पढ़ने का मतलब है समझना, पढ़ना है समझना। यानी जब कोई बच्चा समझने के लिए ही पढ़ना शुरू करे, या कि पढ़ना इस तरह से आगे उसके जीवन में बन जाए कि वो समझने लगे और जान ले कि समझकर पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी सब तो अध्यापक को खुश करने के लिए पढ़ना है या इम्तिहान में पास होने के लिए पढ़ना है, तब जाके एक पाठक बनने की जड़ उसके जीवन में बनेगी। और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो अंतिम मेरे कार्यकाल में जो एक बड़ी परियोजना पर काम करना शुरू किया, उससे संस्था के बारे में हमें क्या समझ में आया, अब मैं उस पर आता हूँ। और वो मुद्दा था एक ऐसी श्रृंखला बनाने का, एक ऐसी किताबों की एक ऐसी माला बनाने का जो कि एक काफ़ी बड़ी माला हो, जिसमें खूब सारी किताबें हों, और जिनके जरिए हम कह सकें कि बच्चे अगर इस माला को खुद पढ़ना शुरू कर देंगे बिना किसी की मदद के, तो वो एक दिन पढ़ना सीख जाएंगे या उनमें पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह की कई बनी बनाई मालाएं अंग्रेज़ी में, चीनी में, रूसी में, इन भाषाओं में मिलती हैं, लेकिन हिंदी में और भारत में हम लोगों ने देखा कि ऐसी एक भी पुस्तक माला नहीं थी जिसको कहा जा सके कि हाँ ये एक तरह की ग्रेडेड सीरीज़ है। बरखा नाम की एक 40 पुस्तकों की एक ग्रेडेड रीडिंग सीरीज़ एनसीईआरटी ने रीडिंग सेल की ओर से प्रकाशित की, जिसमें हर एक किताब 10 रुपये की थी। आप अलग से भी खरीद सकते थे, लेकिन ये अन्य किताबों से जुड़ी हुई भी थी। और इसमें कोशिश ये की गई थी कि ये कोई बहुत रूढ़ भी ना हो कि इसमें जो ग्रेडेड शब्द से प्रकट होता है कि बिल्कुल शब्दावली पर इतना कंट्रोल हो, इतना ज़्यादा नियंत्रण हो कि वो जो पुराने ढंग की किताबें होती थीं कि अब घर चल गड़बड़ मत कर इत्यादि वाली वो शैली भी ना आ जाए। हम लोग जिस नई पढ़ने की वैज्ञानिक समझ से प्रेरित थे वो ये थी कि जब आप स्वाभाविक भाषा में बच्चों को कोई चीज़ देते हैं जिसमें उनके अपने जीवन का कुछ प्रतिबिंब होता है, तो फिर वो अंदाज करके पढ़ने लगते हैं, और एक बार जब पढ़ने लगते हैं तो फिर पढ़ने की तकनीकी समस्याओं पर खुद धीरे धीरे विजय प्राप्त करने लगते हैं। इस तरह से इस पुस्तक माला की संकल्पना की गई थी। लेकिन जैसे ही ये संकल्पना शुरू हुई, इस पर काम शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि संस्था के स्तर पर एकदम दो धड़े बन गए, एक वो जो बरखा विरोधी थे और एक जो बरखा समर्थक थे। और जैसा कि अक्सर होता है जब दो धड़े बनते हैं तो दो ही नहीं बनते हैं, उनमें फिर छोटे छोटे और वर्ग भी बन जाते हैं, हाँ, जैसे कि JDU, JDM इत्यादि। तो बहुत ही रोचक दृश्य था कि एक छोटी सी परियोजना जिसके लिए सरकार पैसा दे रही थी, वो कई तरह की वैचारिक और तकनीकी उलझनों में फंसती चली गई। और रह रहकर मंजुला जी मेरे पास आया करती थी कि सर आप ही सुलझाइए ये समस्या कि ये फाइल कैसे निकलेगी, इस पर फलाने ने ये लिख दिया, ढिमाके ने वो लिख दिया। तो वो 6 महीने बहुत ही रोचक थे ये समझने के लिए कि जब कोई भी विचार संस्था के दायरे में प्रवेश करता है तो वो कितनी तरह की उलझनों को, कितनी तरह के प्रतिरोध को जन्म देता है। और ये स्थिति आप समझिए देश की शीर्षस्थ संस्था में थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्कूल के दायरे में आप जैसा NGO पहुंचता है ये कहते हुए कि हम बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हैं जो पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, जिन पर कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, जिनसे बच्चों के भविष्य का उस तरह से कोई संबंध नहीं है जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों का होता है, तो आप कितनी बड़ी उलझन पैदा कर रहे होते हैं पूरी व्यवस्था में, अध्यापकों में, प्राचार्य में, माता पिताओं में। वो उलझन हम लोगों ने इस परियोजना को अंजाम देते हुए महसूस की। कई प्रश्न एक के बाद एक आए, जैसे कि एक प्रश्न था कि ये पुस्तक माला क्या शैक्षिक होगी
या साहित्यिक होगी। ऐसा लगता था कि जैसे वो लोग जो शैक्षिक मत के हैं, उनकी दृष्टि में हर एक कहानी का कोई ना कोई संदेश होना चाहिए, या कम से कम कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई गलत संदेश ना मिले। और जब हमने पता लगाया कि भाई गलत संदेश क्या होते हैं, जैसे एक कहानी में कांच का गिलास टूट जाता है, तो ये भी लगा लोगों को कि ये गलत संदेश है। कांच के गिलास का काम है बना रहना, टूटना नहीं चाहिए। हमारे घर में तो कभी नहीं टूटता है, और अगर टूट जाए तो उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह से बिखरने नहीं दी जाती है। इस सीरीज़ में एक कहानी है जिसमें जब वो कांच बिखरता है तो जाहिर है कि माता पिता, बाकी लोग तो चिंतित होते हैं कि जहाँ पर ये बिखरा है वहाँ पर मत आओ, कांच लग जाएगा। लेकिन जो बच्चे हैं इस कहानी में, वो उससे जो पानी या शरबत निकला है उसी से फर्श पर आकृतियाँ बनाने लगते हैं, कोई नक्शा सा बनाने लगते हैं उसको फैला करके। तो ऐसा लगा कि जैसे एक राष्ट्रीय संकट एनसीईआरटी में पैदा हो गया कि इतना एक गलत संदेश हम इस पुस्तक के जरिए देंगे तो कहाँ बच्चे क्या सीखेंगे। एक कहानी है उसमें जिसमें एक लड़की सबकी नज़रों से आंख चुरा करके चुपचाप अपने स्कूल के कंपाउंड में उगा हुआ आम तोड़ के लाती है और चुपचाप एकांत में बैठ के खा लेती है और किसी को पता ही नहीं लगता। उस कहानी को लेकर के भी उसकी नैतिकता पर ज़बरदस्त प्रश्न चिन्ह लगे। वो तो गनीमत है कि ये मामला संसद में नहीं उठा कि हम लोग बच्चों को चोरी करना सिखा रहे हैं इत्यादि। लेकिन उस पूरी परियोजना के जरिए मैंने समझा कि बाल साहित्य का बाजार, बाल साहित्य की व्याप्ति हमारी शिक्षा व्यवस्था में, ये प्रश्न कितनी और प्रश्नों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अब एकलव्य के साथ मेरा संवाद अक्सर होता ही रहता है इस मसले पर, तुलिका के साथ भी होता रहता है कि हम अपने, अगर आप आम बाल साहित्य पर गौर करें जो कि उपलब्ध होता है, तो उसमें प्रायः एक तरह की प्रगल्भता पाते हैं। कुछ एक तरह का, एक प्रगल्भता से आशय होता है कि जितना कहना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कह देना। और बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे अच्छे लेखक भी जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ भावुक हो जाते हैं। और हमारा बहुत सा बाल साहित्य दरअसल बाल साहित्य नहीं है, वो बच्चों के बारे में साहित्य है या कि बचपन के बारे में साहित्य है। बहुत सा साहित्य पश्चिमी दुनिया में भी ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो उसकी मात्रा बहुत ही अधिक है कि हम जब बचपन को याद करते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और फिर हम उसी तरह की तुकें, उस तरह के अंदाज में कविता, उस तरह के अंदाज में कहानी, उस तरह के अंदाज में बड़ी तोतली सी भाषा वाली बातें करने लगते हैं जिसमें बच्चे प्यार की बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हर एक चीज़ बड़ी मिठासपूर्ण लगती है, तो कोई बहुत ज़्यादा शक्कर मिल जाती है। और बाल साहित्य में अक्सर हम देखते हैं कि ये स्थिति है। यहाँ तक कि कार्टून कथाओं में भी ये स्थिति है, जो कि वरना एक ऐसी विधा होनी चाहिए जिसमें इस सब के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश ना हो। लेकिन स्वर्गीय आनंद पै ने इस तरह से उस क्षेत्र को विकसित किया कि वो पूरा का पूरा नैतिक शिक्षा का क्षेत्र ही बन गया। ये जो अमर चित्र कथा एक बहुत बड़ी घटना है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास की भी घटना है। उसमें सैकड़ों की तादाद में चित्रकथाएं ऐसी आईं जो सीधे सीधे हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े मिथक हैं या कि इस तरह की जो स्थायी लोक सामग्री है उससे जुड़ी हुई थी। तो उनमें अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। पर नैतिक शिक्षा अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। प्रश्न ये उठता है कि क्या बाल साहित्य नाम की चीज़ का विकास इसकी एक बूंद से होगा या इसका एक पूरा लोटा डालना होगा? कितनी मात्रा में नैतिक शिक्षा बाल साहित्य का अंग बने? हम लोगों ने नन्हा राजकुमार एनसीईआरटी ने भी प्रकाशित की, बहुत अच्छी किताब है, सब लोग जानते हैं। पर क्या ये एक बाल साहित्य है ये, या ये एक बड़ों का व्यंग्य साहित्य है ये, जिसको लेकर हम अपेक्षा करते हैं कि शायद इसको बच्चे भी पढ़ेंगे और कुछ पढ़ भी लेते हैं। ये सही है, कई बच्चे पढ़ लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर हमें ये तय करना होगा कि बाल साहित्य किसे कहें और उसको लिखने का मन किस तरह से बनाएं। बरखा सीरीज को लेकर जिस तरह की बहसें अंत तक होती रहीं, और जैसा आप जानते हैं जब भी कोई काम सरकार में होता है तो एक पक्ष लगातार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है, दूसरा ट्रेजरी बेंच में शामिल हो जाता है। तो जो प्रतिपक्ष था वो कोशिश करता रहा अंत तक कि ये छपने ना पाए, या छपे तो कुछ गड़बड़ छप जाए। फिलहाल हमने देखा कि वास्तव में प्रतिपक्ष के पास भी बड़े मजबूत तर्क थे कि इन किताबों को पढ़ने से बच्चों को क्या मिलेगा, और हम लोगों का तर्क था कुछ मिले ना मिले कम से कम पढ़ना तो सीख जाएंगे। पढ़ना फिर क्यों सीखें वो?
अगर इसको पढ़ करके वो अच्छे बच्चे नहीं बनते हैं, आदर्श भारतीय नागरिक नहीं बनते हैं, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है? कई लोग बड़े सीधे सीधे ये सवाल पूछते थे और आज भी पूछते हैं, और उनका सवाल भी आप एकदम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सवाल शिक्षा और शिक्षा की संस्थाओं से हमारी अपेक्षाओं को निर्धारित करने वाला एक बहुत बड़ा सामाजिक सवाल है। और उस सवाल से जूझने की प्रक्रिया में आपको इस पूरे प्रसंग से जूझना होगा जिसको आज आप अर्ली लिटरेसी का नाम दे रहे हैं। कोई भी आप शब्द इस्तेमाल करें, उसके साथ एक पूरा आपके पास एक बोझा साथ में आता है। हम लोगों ने रीडिंग शब्द इस्तेमाल किया, चलते चलाते अंत में वो अर्ली लिटरेसी शब्द इस्तेमाल हुआ, जो कि इस परियोजना का भी नाम है जिसके संदर्भ में आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई बैगेज नहीं है, इसका भी बैगेज है। फर्क यही है कि ये बैगेज आयातित है, इसलिए इसमें कुछ कम विवाद चल रहे हैं। अर्ली लिटरेसी शब्द का पहली बार व्यवहार अमेरिका में हुआ, और महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में इसके विकास में पिछले 20-25 सालों में कई लोगों ने सहयोग दिया, ये सोच करके कि बचपन में विकसित होने वाली साक्षरता की कुछ विशिष्ट बातों को यहाँ हम रेखांकित करेंगे। और एक शोध के रूप में एक बहुत अच्छा एक विषय यहाँ से निकला। हमारे संदर्भ में जब हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो दिक्कत यह है कि लिटरेसी शब्द के साथ एक और ही विरासत जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई है प्रौढ़ साक्षरता की, जिसमें विरासत सबसे बड़ी प्रौढ़ में है। ये प्रौढ़ कौन होता है जिसको साक्षर बनाने की ज़रूरत है? इस मुद्दे पर आप विचार करेंगे तो नैतिकता का एक नया ही आपके सामने सीमांत उभरेगा। प्रौढ़ वो होता है जो कि निरक्षर होने के कारण शोषित हुआ, कुछ इस तरह की मानसिकता उस वाले विचार में है। जबकि हमने फ्रेरे से, तमाम लोगों से सीखा कि कोई निरक्षर होने के कारण शोषित नहीं होता, बल्कि शोषित होने के कारण निरक्षर रह जाता है। लेकिन प्रौढ़ साक्षरता पूरा कार्यक्रम ही इस प्रकार से बहुत लंबे समय से चलता रहा है कि लिटरेसी को एक तरह से मान लिया गया है कि ये उन संदेशों के फैलाव का माध्यम बन सकती है जिनके जरिए परिवर्तन हो सकता है। तो उसके चलते लिटरेसी शब्द के साथ एक तो प्रौढ़ की छवि जुड़ गई है, और प्रौढ़ में जब महिला की छवि जुड़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो सिखाने की इच्छा एकदम जी खोल के पैदा होती है कि औरतों को और कुछ नहीं तो सिखा तो दो कम से कम कि कैसे जीना है। तो बहुत सारी किताबें प्रौढ़ शिक्षा निर्देशालय छापता रहता है कि महिलाओं को संदेश देने की। बच्चों को लेकर के भी जब कभी ऐसी बात होती है तो सिखाने की इच्छा अविलंब रूप से जन्म ले लेती है। ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए किस प्रकार ऐसा शब्द चुना जाए या ऐसी अवधारणा बनाई जाए जो कि इस विरासत से मुक्त हो सके। अच्छा, अर्ली शब्द के साथ भी ये समस्याएं हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अर्ली का मतलब है द अर्लियर द बेटर, और बहुत से लोग हम जानते हैं कि हमारे देश में काम भी इस पर कर रहे हैं कि बच्चे का जन्म बाद में होगा, पहले एडमिशन करवा लो। 2-3 साल की उम्र तक बच्चों को साक्षर बनाने का अभियान पूरे बाजार पर इस समय हावी है। नर्सरियों में, इस तरह की तमाम संस्थाओं में आप देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने की कोशिश की जाती है। अपने आप में ये बड़े गंभीर सवाल हैं, चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर आप उस तरह काम शुरू करते हैं तो कहीं भी उस तरह की चीज़ों से जुड़ना बाद में मुश्किल हो जाता है जो कि बच्चों के स्वाभाविक विकास के क्रम में उनमें साक्षरता का विकास करें। तो चाहे हम रीडिंग शब्द पर विचार करें, चाहे पढ़ने पर, चाहे अर्ली लिटरेसी पर, ये सभी शब्द हैं। अंत में रह ये जाता है प्रश्न कि हमारे मन में संकल्पना क्या है। संकल्पना जो शिक्षा के इस समय विकसित फैले हुए संसार से थोड़ा बहुत टकरा करके और थोड़ा बहुत उसके भीतर घुस के उसको परिवर्तित कर सकती हो, क्योंकि इसमें संदेह नहीं है कि पढ़ना एक बुनियादी कौशल है। इस कौशल पर बच्चों का शेष विकास निर्भर है, चाहे विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, अन्य विषयों का हो। सब कुछ इस पर निर्भर है कि वो समझ कर पढ़ पाते हैं कि नहीं, पढ़ने में रुचि विकसित कर पाते हैं कि नहीं, और खुद अपनी समझ से किताबों को चुनने की क्षमता का विकास उनमें हो पाता है कि नहीं। लिखने के साथ पढ़ने का क्या संबंध है? क्या वो लिखने को भी इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं कि ये अपने अर्थ को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है और दूसरे के अर्थ को समझने का माध्यम है पढ़ना, या वो इन दोनों को ही एक तकनीकी अर्थ में देखते रहते हैं जो कि स्कूल में होता है। हम लोगों ने रीडिंग सेल के तहत भी अध्यापकों का
प्रशिक्षण कई बार किया और पाया कि जो स्थापित मान्यताएं हैं पढ़ने और लिखने को लेकर, उनसे लगातार हमें टकराना पड़ रहा है और वो टकराहट काफ़ी समय तक प्रतिरोध बनी रहती है और उसके बाद जब परियोजना समाप्त हो जाती है तो वो प्रतिरोधी विचार अंत में फिर से स्थापित होता है, विजयी हो जाता है। कई सरकारें जहां हम लोगों ने काम किया जिन प्रदेशों में, वो हमसे कहती भी थी कि आप लोग तो आए हैं चले जाएंगे, अंत में तो यही शिक्षक रह जाएंगे, तो क्या आप कुछ ऐसा करके जा सकते हैं कि ये स्थायी रूप से चलता रहे। ये सवाल उन सभी NGOs के सामने भी है, चाहे वो बहुत बड़े हों चाहे छोटे हों, जिनको सरकार के भीतर काम करना है, कि ये एक सांस्कृतिक मसला है, बहुत बड़ा इसमें एक वैचारिक गहराई है, इसके भीतर एक वैचारिक गहराई है और उन सभी मुद्दों पर लगातार संवाद करते रहना एक अनिवार्यता है। इसमें कोई एक दृष्टि लेकर के बैठ जाना कि हम ग्रेडिट के खिलाफ हैं या हम इसके पक्ष में हैं, या हम इस तरह की पद्धतियों के खिलाफ हैं उस तरह की पद्धतियों के पक्ष में हैं, इस तरह से कोई एक मत लेके बैठ जाने से अंत में होगा यही कि हमारा अपना एकांतवास शुरू हो जाएगा और जो व्यवस्था है वो अपनी तरह चलती रहेगी। हम लोगों को ज़रूर इन मुद्दों पर सोचना है कि किसी भी पद्धति की लोकप्रियता है तो क्यों है, किन लोगों के बीच में है, और उसको अगर हम बदलना चाहते हैं तो किस तरह से प्रवेश करें उस संवाद में, जिसके जरिए लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं आखिरकार। आज की तारीख में तो ये है कि हमारे पास स्कूल के टाइम टेबल में घुसने के लिए भी जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से इसी शहर में कक्षा 1 में टाइम टेबल में घुसने के लिए थोड़ी सी जगह हम लोगों को मिल पाई थी, या उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में मिल पाई थी, और वो जगह भी कितने दिन की है। वरना स्कूल का टाइम टेबल बाकायदे एकदम फुल है, आप कह सकते हैं। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि रीडिंग नाम की कोई चीज़ प्रवेश कर जाए, या कि कहानी सुनाने की कला, जो कि सब लोग जानते हैं कि सीधे सीधे से जुड़ी हुई है, या कि बच्चों की चित्र बनाने की इच्छा को व्यक्त करने का कोई समय टाइम टेबल में बाकायदे आ जाए, और वो सिर्फ कक्षा 1 में नहीं बल्कि 3-4 साल तक चले, 5 साल तक चले, तब जाके उसमें कोई स्थायित्व आ पाएगा। तो ये बहुत बड़े संघर्ष हैं और इन संघर्षों में किसी की विफलता को रेखांकित करना सबसे आसान काम है, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे शिक्षक की हो, चाहे अधिकारियों की हो, चाहे वो नीति की हो। जहाँ तक सक्रिय रूप से इसमें काम करने का सवाल है, आप सब लोग बहुत अनुभवी लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि अपने अपने अनुभवों को, जो बिल्कुल भिन्न भिन्न संस्थाओं के हो सकते हैं, यहाँ पर आप इस संगोष्ठी में सामने लाएंगे, और जिससे मुझे उम्मीद है कि रतन टाटा ट्रस्ट, जो कि हमेशा इस दृष्टि की तलाश में रहता है कि आगे क्या करें, और इनकी चिट्ठी भी मेरे पास यही आई है कि अगले 3-4 साल में ये अपना पैसा किस तरह से निवेश करें। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ऐसा कार्यक्रम निकलेगा जो कि बड़े पैमाने पर देश में बच्चों में पढ़ने को लेकर जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में मदद करेगा। धन्यवाद।